हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक प्राकृतिक आवरण है जो कई गैसों से मिलकर बना है। ये गैसें इस गर्मी को कैद करती हैं और गैसों का यह प्राकृतिक आवरण हमें 30 डिग्री से अधिक गर्म रखता है। और अगर हमारे ग्रह पर गैसों का यह प्राकृतिक कंबल नहीं होता तो हम बर्फ की जमी हुई गेंद की तरह होते। इन गैसों का हमारी धरती को गर्म करना कोई बड़ी समस्या नहीं पैदा करता यदि यह स्वाभाविक और प्राकृतिक होता। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने प्रयोग के लिए कोयला धरती से निकालते हैं। कोयले, प्राकृतिक गैस और तेल को ज़मीन से निकालकर और जलाकर हम गर्मी कैद करने वाली गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो ग्रह के चारों ओर एक अतिरिक्त कंबल बना रही हैं, जिसकी धरती को आवश्यकता नहीं है। यह समझने का एक आसान तरीका है कि हमारा ग्रह क्यों गर्म हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा ग्रह अतीत में भी गर्म और ठंडा रहा है, लेकिन वह तब की बात थी जब हम मनुष्यों ने जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना शुरू नहीं किया था। पहले की मानव सभ्यता के दौरान हमारी जलवायु काफ़ी स्टेबल रही है। गोल्डीलॉक्स जोन की तरह हम धरती को बहुत ठंडा नहीं चाहते हैं, हम इसे बहुत गर्म भी नहीं चाहते हैं। हम इसे ठीक उतने तापमान पर चाहते हैं जितना कि हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी हो। लेकिन अब हमारी जलवायु ग्रह पर हमारी सभ्यता के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में तेज़ी से बदल रही है, और हमारी जल प्रणालियाँ, कृषि प्रणालियाँ, सार्वजनिक सेवाएं, हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि हम अपने घर कहाँ और कैसे बनाते हैं, यह सब एक स्टेबल क्लाइमेट या क्लाइमेट स्टेबिलिटी की धारणा पर आधारित होता है। यह धारणा पिछले सैकड़ों या हज़ारों वर्षों के लिए सटीक भी रही है, लेकिन अब यह नहीं कहा जा सकता। हमारे नए शोध के आधार पर क्लाइमेट स्टेबल नहीं है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने आधिकारिक तौर पर इस साल यानी कि 6 अगस्त 2021 को अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट या छठी आकलन रिपोर्ट का पहला भाग जारी किया, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। पहली बार IPCC ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य वातावरण, भूमि और महासागरों में देखी गई वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। IPCC ने पाया कि 1850 से 1900 और पिछले दशक के बीच पृथ्वी की वैश्विक सतह का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म है। IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के इस पहले भाग को ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र की COP26 बैठक से पहले प्रकाशित किया गया। अगले 2 भाग 2022 में रिलीज़ किए जाएंगे, जिनका फोकस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन पर होगा। इसके बाद नीति निर्माताओं के लिए रिपोर्ट का सारांश समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स रिलीज़ किया गया। समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स या SPM में जलवायु की वर्तमान स्थिति की एक समरी प्रस्तुत की जाती है, जिसमें क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, इस परिवर्तन में मानव प्रभाव की भूमिका, भविष्य में जलवायु कैसे बदलेगी, इसके ज्ञान की स्थिति और अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के क्या असर होंगे, यह सब शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर एड हॉकिंस द्वारा बनाई गई क्लाइमेट स्ट्राइप्स को भी शामिल किया गया है, जिससे आम जनता इस बात को आसानी से समझ सके कि धरती का तापमान सचमुच बढ़ रहा है और इसका असर हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन हर जगह एक जैसा नहीं होता है, हर क्षेत्र समान प्रभाव का अनुभव नहीं करेगा। SPM से नीति निर्माता समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन उनके क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है, और इसलिए वे सही क्लाइमेट पॉलिसीज़ के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसमें फ्यूचर एमिशन सिनेरियोज़ को भी दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि हमारे द्वारा अभी लिए गए एक्शंस से फ्यूचर क्लाइमेट पर क्या असर होगा। IPCC की रिपोर्ट में पहली बार ह्यूमन इन्फ्लुएंस को हाईलाइट किया गया है, लेकिन अगर हम जलवायु परिवर्तन के अपने इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि बहुत पहले से वैज्ञानिक यह कहते आ रहे हैं कि हमारी गतिविधियों के कारण ही क्लाइमेट पर असर पड़ रहा है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना 1988 के अंत में की गई थी, और IPCC के गठन से पहले के दशकों में भी क्लाइमेट चेंज के बारे में कई खबरें थीं, जिसमें 1956 में न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख भी शामिल था।
इस लेख में बताया गया था कि ऊर्जा उत्पादन की वजह से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लंबे समय तक चलेगा। अंत में लेख का निष्कर्ष था, दुनिया के कई हिस्सों में कोयला और तेल अभी भी भरपूर मात्रा में और सस्ते दामों पर उपलब्ध है और तब तक उद्योगों द्वारा इन दोनों का उपभोग किया जाएगा जब तक कि इससे प्रॉफिट मिलता रहेगा। 23 जून 1989 में नासा के क्लाइमेट साइंटिस्ट जेम्स ई हैंसन ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि ग्रीन हाउस प्रभाव का पता चल चुका है और इसकी वजह से हमारा क्लाइमेट बदल रहा है। 1989 में ही पीएम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मनुष्य जाति की वजह से आज धरती के पर्यावरण में बदलाव आ रहा है। What we are now doing to the world, by degrading the land surfaces, by polluting the waters, and by adding greenhouse gases to the air at an unprecedented rate, all this is new in the experience of the earth. It is mankind and his activities which are changing the environment of our planet in damaging and dangerous ways. इसके बाद पहली आईपीसीसी रिपोर्ट 1990 में आई। 1991 में हैंसन ने एक और पेपर दिया जिसमें भविष्य के टेम्परेचर प्रोजेक्शंस को दर्शाया गया था। यदि उस समय के टेम्परेचर प्रोजेक्शंस को अभी तक के टेम्परेचर इंक्रीज और फ्यूचर एमिशन सिनेरियोज से मैच किया जाए तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। ऐसा लगता है जैसे पहली आईपीसीसी रिपोर्ट 1990 में आने के बाद से इस साल की रिपोर्ट आने तक ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। नई आईपीसीसी रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष कहते हैं कि हम मनुष्य ही जलवायु परिवर्तन का कारण हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। हम 2030 तक 450 ppm से ज़्यादा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक की ग्लोबल वार्मिंग होनी निश्चित है। दुनिया ने 2013 में 400 पार्ट्स पर मिलियन एटमॉस्फेरिक CO2 के स्तर को पार कर लिया। जून 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय स्तर 417.2 ppm को पार कर गया और 8 अप्रैल 2021 को 420 ppm का रिकॉर्ड बना, जो कि अभी तक का हाईएस्ट लेवल है। मई में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का मासिक औसत 419 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारे वातावरण में बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी वार्मिंग इंक्रीज करने में कार्बन डाइऑक्साइड का सहयोग करते हैं। इसलिए मीथेन एमिशंस को कम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करना। 1980 के दशक के बाद से किसी भी समय की तुलना में मीथेन की वायुमंडलीय सांद्रता अब तेज़ी से बढ़ रही है। तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए मानव जनित मीथेन के उत्सर्जन में कटौती की बहुत आवश्यकता है। COP26 में कई देशों ने मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने की बात की। सबको आशा है कि इन प्रोमिसेस पर अमल किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि खराब एयर क्वालिटी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेती है। अगर हम मीथेन एमिशंस को कम करते हैं तो हम हवा की गुणवत्ता में भी सुधार करेंगे। पिछले 250 वर्षों में महासागरों ने मानव गतिविधियों द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 28% अवशोषित किया है। समुद्र का तापमान बढ़ने के साथ साथ समुद्रों की अम्लीयता भी बढ़ रही है, जिसका एक कारण मानव गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले सीवेज होते हैं जो नदियों द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। समुद्र के अम्लीकरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि और मौसम के पैटर्न में बदलाव जैसे कारक समुद्री डेड जोन्स को बढ़ा रहे हैं। डेड जोन्स प्राकृतिक व स्वाभाविक रूप से भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ओवरफिशिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्री लीकेज से डेड जोन्स बढ़ रहे हैं और समुद्री जैव विविधता संकट में आ रही है। आर्कटिक भी शेष ग्रह की तुलना में 3 से 4 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। ऐसे कई परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन हम उनके और बिगड़ने से बच सकते हैं। हमारे द्वारा अभी लिए गए डिसीजंस फ्यूचर अर्थ टेम्परेचर्स को डिसाइड करेंगे। इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया जाता है। अब तक 25 कॉप्स हो चुके हैं। COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया, जहां 2019 में ही क्लाइमेट इमरजेंसी लागू कर दी गई थी।
क्योटो जापान 1997 की बात करें तो क्योटो में हमें एक समझौता मिला जिसमें कहा गया था कि सभी विकसित देश 1990 के स्तर पर अपने उत्सर्जन में 5.2% की कटौती करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल संतोषजनक समझौता बिल्कुल नहीं था। बड़े उत्सर्जकों जैसे यूएसए ने जो प्रॉमिसेस किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। अमेरिका सबसे बड़े CO2 एमिटर्स में से एक है और COP26 में भी कई वादे किए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत को देखा जाए तो अभी भी बाइडेन गवर्नमेंट ने लाइन 3 पाइपलाइन क्लोज करने के कोई आसार नहीं दिखाए हैं। 530 से अधिक क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इंडिजिनस लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है क्योंकि उनके लीडर्स ने लाइन 3 पाइपलाइन के खिलाफ बोलते हुए कहा कि यह धरती की बायोडाइवर्सिटी और प्राकृतिक जल मार्गों को खतरे में डालेगा। यदि इस COP में भी उन्होंने एमिशंस कम करने का सही प्लान नहीं दिया तो नेतृत्व की कमी समस्यात्मक हो सकती है। दूसरे देश तो यही कहेंगे कि अगर आप जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो हम क्यों लें। कोई भी देश अपने एमिशंस को कम क्यों करेगा जब उन्हें पता है कि अमेरिका के पास 2050 तक फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ख़त्म करने का कोई सही प्लान नहीं है। COP हर साल होती है, लेकिन आज तक किसी भी देश ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो बात की उसे पूरा नहीं किया। सभी लोग COP26 से उम्मीदें रख रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से अब सभी देशों का फोकस अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण पर है। देखा जाए तो हमारा देश क्लाइमेट चेंज का एक विक्टिम है क्योंकि हमने अतीत में एमिशंस में कम योगदान दिया है, लेकिन फिर भी हम दुनिया के तीसरे सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देश हैं। सबसे बुरी एयर क्वालिटी की बात की जाए तो भी हमारा देश टॉप 2 में आता है। पिछले साल ही भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक या कोल एक्सपोर्टर बनाने की घोषणा की, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत है। कोयला भारत की आर्थिक और विकास वृद्धि की रीढ़ है और रहेगा भी। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और आयातक भी है। हमारा देश कोयला भंडार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भी, लेकिन भारत कोयले का निर्यात नहीं करता बल्कि वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक है। सवाल ये है कि जब हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक बन रहे हैं तो हम सबसे बड़े निर्यातक क्यों नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बनना होना चाहिए। हमने साल 2030 तक मतलब कि आने वाले दशक में करीब 10 करोड़ टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 4 परियोजनाओं की पहचान हो चुकी है और इन पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगले 2 दशकों में भारत में बिजली की मांग दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। फॉसिल फ्यूल्स का और अधिक यूज़ होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ साथ एक्सट्रीम हीट से एयर कंडीशनिंग की मांग भी बढ़ जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती हैं कि उन्हें कार्बन स्पेस मिलना चाहिए जिससे कि वो भी विकसित देशों की राह पर चलकर फॉसिल फ्यूल्स का पूरा उपयोग करके उन्हीं की तरह देश का विकास कर सकें। सरकार भी द अमेंडमेंट ऑफ कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 को संसद में पारित करने पर जोर दे रही है। एक्ट में किया गया ये संशोधन किसी भी कंपनी को सही बोली लगाने पर उस भूमि के कोयला खनन अधिकारों को किराए पर देने की अनुमति देगा। कोयला खनन और अन्य गतिविधियों जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अधिनियम के तहत कंपनी को अधिग्रहित भूमि के उपयोग का अधिकार मिलेगा। एक बार ऐसा हो जाने के बाद ये कंपनियां उन लोगों के लिए मुआवजा तय होने से पहले ही माइनिंग के लिए ज़मीन पर कब्जा कर सकेंगी जिनकी ज़मीन छीनी जा रही है। कोल बियरिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भूमि सरकारी कंपनियों के पास है, लेकिन इस नए संशोधन के बाद यह दरवाज़ा निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। इससे ऐसा लगता है कि कोयले की कमी के बहाने इस संशोधन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर लीडर्स इस अमेंडमेंट को पास करने में सफल हो जाते हैं तो यह साफ है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और प्रभावित समुदायों की सुरक्षा भी कम होगी। तो जलवायु योजनाओं का क्या? कई देशों के द्वारा जो क्लाइमेट प्लान्स बनाए गए थे उनमें से कई प्लान्स वैसे ही हैं जैसे वे थे। जैसे 2030 तक इंडिया की 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की योजना,
पेरिस एग्रीमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% की कमी के लिए प्रतिज्ञा की गई थी, लेकिन कार्बन ब्रीफ के एनालिसिस में पाया गया कि 2030 तक भारत का उत्सर्जन 90% तक बढ़ सकता है, भले ही पेरिस एग्रीमेंट की प्लेज पूरी हो जाए। इंडिया विल कीप रिलाइंग ऑन कोल एंड देयर वोंट बी एनी बिग एनर्जी ट्रांजिशनिंग इन इंडिया फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल्स। कोल विल स्टे इन द एनर्जी मिक्स, क्योंकि अन्य विकसित देशों की तरह हम भी अपनी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। सरकार ने बार बार अगले कुछ वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात की है, और सरकार के अनुसार खनन और ऊर्जा क्षेत्र में विकास इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 1997 क्योटो की कॉप के बाद भी उत्सर्जन कम नहीं हुआ। इसके बाद कोपेनहेगन में 2009 में होने वाली कॉप 15 से काफ़ी उम्मीदें की गई थीं, लेकिन तब विकसित और विकासशील देशों के बीच अविश्वास था। कॉप 15 को पॉजिटिव रूप देने के लिए हिलरी क्लिंटन ने कहा कि संयुक्त राज्य विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए $100 बिलियन प्रदान करेगा। The United States is prepared to work with other countries toward a goal of jointly mobilizing $100 billion a year by 2020. $100 बिलियन का प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू द करंट NDC और क्लाइमेट प्लान, इंडिया के लिए $100 बिलियन कुछ भी नहीं है। इंडिया को 2030 तक $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की ज़रूरत है। तो ना ही विकसित देशों के $100 बिलियन के प्लान में कोई पारदर्शिता है, और ना ही विकासशील देशों ने यह बात साफ की है कि वो किस तरह से इस अमाउंट का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि $100 बिलियन सब कुछ हल करने जा रहा है, लेकिन $100 बिलियन का वादा किया गया था और उसे वितरित नहीं किया गया। अभी भी विकसित और विकासशील देशों में अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। जैसे कोपेनहेगन कॉप 15 के बाद देशों में मतभेद बढ़ गया था। सभी देशों के लिए कॉप पर भरोसा करना मुश्किल था। उन्हें फिर से भरोसा करने में सालों लग गए, लेकिन उत्सर्जन बढ़ता रहा और वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में चेतावनी देनी जारी रखी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की प्रक्रिया को सुपर ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, लेकिन COP26 भी पारदर्शिता के मामले में निराशाजनक रहा है। देखा जाए तो हमने 30 साल से अधिक समय बर्बाद कर दिया है। हमने जितना हो सके क्लाइमेट एक्शन में देरी की है। ऐसा लगता है कि क्लाइमेट इमरजेंसी में भी हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और जीवाश्म ईंधन के हर कण का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहले नेट ज़ीरो बाई 2050 के एम्बिशन पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन अब कई देश जैसे UAE ने नेट ज़ीरो बाई 2060 का गोल सबके सामने रखा है। भारत ने भी नेट ज़ीरो बाई 2070 का गोल रखा है, जिसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। भले ही ये सबको पता है कि हम क्लाइमेट एक्शन में जितनी देरी करेंगे उतना ही ज़्यादा डैमेज एंड लॉस हमें बाद में फेस करना होगा। इकॉनमी ठीक करने के लिए हम जितना चाहें कोल और अन्य फॉसिल फ्यूल्स धरती से निकाल लें, लेकिन हमें ये मानना होगा कि हमारे इन एक्शंस से धरती का तापमान बढ़ रहा है। हमारी आदतें जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती हैं, चाहे हम इस बात को सुनना पसंद करें या ना करें। वी आर द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इससे जो कंपाउंड इवेंट्स होंगे उनके लिए हम तैयार नहीं हैं। हमें हर उस इंडिविजुअल एक्शन की ज़रूरत है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। विकसित देशों से ये आशा है कि वे अपने क्लाइमेट फाइनेंस के प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। जब तक हम अपने और प्रकृति के बीच के रिश्ते को ठीक नहीं करते, तब तक शायद ही हम धरती की जैव विविधता के लिए कुछ कर पाएंगे। हम बस आशा ही कर सकते हैं कि COP26 के इन गोल्स तक पहुंचने के लिए प्लान्स बनाए जाएंगे और उन पर अमल भी किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We all know that human activities are changing the atmosphere in unexpected and in unprecedented ways. We do not want the young people who sat on these steps today, for whom 33 years will also pass in the flash of an eye, to have to be burdened or to burden their children with our failure to act.
That is why I am today committing the United States of America to work within the United Nations framework and elsewhere to develop with our friends and allies and nations throughout the world an effective and science-based response to the issue of global warming. We cannot condemn our children and their children to a future that is beyond their capacity to repair. Not when we have the means, the technological innovation, and the scientific imagination to begin the work of repairing it right now. It'll start getting cooler. You just watch. The evidence is clear. Climate change poses an existential threat to our lives. We've got to listen to the scientists and the economists and the national security experts. They all tell us this is code red.